ध्यान से देखिए इस बंदे को। ये दुनिया का सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव बंदा था। मतलब अगर इस दुनिया में कोई इंसान सबसे ज्यादा रेडिएशन की चपेट में आया है तो वो था यही हिसाची आउची नाम का बंदा। इस बंदे ने जो दर्द झेला है और जो दर्दनाक मौत इस बंदे को मिली है, बस एक बार तुम इस बंदे की जगह खुद को रखकर सोचना और जो तुम फील करोगे वो फील करने के बाद शायद ये वीडियो तुम दोबारा कभी ना देख पाओ। हिसाची एक 35 साल का, शरीर से मजबूत और देखने में हैंडसम और एक शादीशुदा आदमी था। वो एक जेसीओ नाम की न्यूक्लियर पावर फैक्ट्री में अपने दो दोस्तों योकाकावा और शिनोहारा के साथ में काम करता था। ये जेसीओ नाम की फैक्ट्री जापान में है, जो खुद तो बिजली नहीं बनाती लेकिन दूसरी बड़ी फैक्ट्रीज के लिए ये ऑयल रेडी करती थी ताकि उस फ्यूल को इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज किया जा सके। एंड गेस व्हाट, ये फ्यूल दुनिया के सबसे डेंजरस रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम से बनाया जाता था। अब अगर नॉर्मल फैक्ट्रीज की बात करें तो फ्यूल बनाते वक्त सिर्फ 5% यूरेनियम का यूज होता है, वो भी बहुत सारी सेफ्टी और स्पेशल कंटेनर्स के साथ। लेकिन ये जेसीओ फैक्ट्री जो थी ये थोड़ी सी जुगाड़ टाइप थी। यहाँ के लोग स्टील की बाल्टियों में यूरेनियम मिक्स करते थे, वैसे ही जैसे इंडिया में लोग कपड़े धुल देते हैं। कई सालों से यही तरीका चलता आ रहा था, लेकिन कभी कोई भी एक्सीडेंट फैक्ट्री में नहीं हुआ था। पर भाई, कभी नहीं का मतलब ये नहीं होता कि कभी एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। 30 सितंबर 1999 ये वो दिन था जब हिसाची आउची दुनिया का सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव आदमी बनने वाला था। फैक्ट्री अपने काम के शेड्यूल से 2 दिन लेट चल रही थी और इसी वजह से वर्कर्स पर काफी ज्यादा प्रेशर था। अब इसी प्रेशर की वजह से फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे वो काम और भी ज्यादा लापरवाही से करने लगे। एक तो पहले ही वो यूरेनियम को बाल्टियों में मिक्स कर रहे थे, पर इस बार इन्होंने एक और बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने मशीन के थ्रू प्रोसेस होने की वजह सीधा यूरेनियम सॉल्यूशन को बाल्टी से टैंक में डालना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी गलती, उन्होंने यूरेनियम कंसंट्रेशन 5% से बढ़ाकर सीधा 18% कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्यूल बनाया जा सके। सुबह जब हिसाची टैंक के ऊपर चढ़कर टैंक के अंदर सॉल्यूशन डालता है तो टैंक के अंदर से अचानक एक नीले कलर की गैस निकलती है और उसी के साथ डेंजरस एक रेडिएशन की वेव बाहर निकल गई। वो वेव सीधा तीनों वर्कर्स हिसाची आउची, शिनोहारा और योकाकावा को अपनी चपेट में ले लेती है। हिसाची सबसे ज्यादा पास था, इसलिए उसने सबसे ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब किया। एक नॉर्मल इंसान एक साल में 20 मिलीसीवर रेडिएशन झेल सकता है, पर उस दिन हिसाची आउची को 17,000, शिनोहारा को 10,000 और योकाकावा को 3,000 मिलीसीवर का झटका लगा। उन तीनों को तुरंत उल्टी आने लगी, चक्कर आने लगे और शरीर में बहुत ही ज्यादा जलन होने लगी। उस वक्त उन तीनों को कुछ भी समझ नहीं आया और वो तीनों हॉस्पिटल पहुंच गए। पहले दिन जब डॉक्टर ने उनको देखा तो डॉक्टर को लगा कि सब कुछ नॉर्मल है। उनकी स्किन थोड़ी बहुत रेड हो चुकी थी और उनके हाथों पे और चेहरे पर स्वेलिंग आ चुकी थी। वर्कर्स को लगा कि सब कुछ ठीक है, पर असली दर्द का जो तांडव था वो तो अगले दिन शुरू होने वाला था। जब डॉक्टर ने उनका रेडिएशन लेवल चेक किया तो वो लिटरली शॉक हो गए। डॉक्टर का कहना था कि इतना रेडिएशन लेने के बाद कोई भी इंसान वहीं पर मर जाता, लेकिन हिसाची अभी भी जिंदा था और दर्द से तड़प रहा था। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब शुरू होती है हिसाची आउची की असली दर्द की कहानी। इंसान के शरीर में हर दिन नए सेल्स बनते हैं और पुराने खत्म होते हैं। ये सब हमारे डीएनए में प्रेजेंट होता है, लेकिन हिसाची आउची के केस में उसका डीएनए पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसकी बॉडी देखने में तो नॉर्मल लग रही थी, पर उसकी बॉडी अब नए सेल्स नहीं बना पा रही थी। उस दिन के बाद से हिसाची आउची ने ऐसा दर्द झेलना शुरू किया जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। उसकी स्किन के सारे सेल्स मर चुके थे। तब डॉक्टर ने उस पर सेल ट्रांसप्लांट करना शुरू किया, जो उस वक्त दुनिया में पहली बार हो रहा था। डॉक्टर्स ने हिसाची आउची की बहन के सेल्स उसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट किए, पर यह जुगाड़ भी ज्यादा दिन तक नहीं चला क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब एक छोटा सा इन्फेक्शन भी उसके लिए मौत जैसा था। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि जब डॉक्टर्स उसके शरीर से टेप या ड्रेसिंग हटाते थे तो उसके साथ ही उसकी स्किन और मांस के टुकड़े तक निकल जाते थे। उसकी बॉडी में फ्लूइड और दवाई को स्टोर करने की भी एबिलिटी अब खत्म हो चुकी थी। जो इंजेक्शंस उसको दिए जाते थे वो उसकी स्किन से ही लीक होकर बाहर निकल जाते थे। उसकी बॉडी एक दिन में 1 लीटर डायरिया और फ्लूइड बाहर निकालने लगी और बाद में ये बढ़कर 1 लीटर से 10 लीटर तक हो गया। डॉक्टर्स उसकी बॉडी में उतना ही फ्लूइड वापस डाल देते थे जितना कि वो निकालता था, ताकि वो जिंदा रहे। जब भी उसे दवाइयां देकर सुलाया जाता था तब भी उसकी आंखों से खून ही निकलता रहता था। हिसाची आउची 1 महीने से खून के आंसू रो रहा था। वो इतने दर्द में था लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोल पाता था और अब तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। लगभग 2 महीने बाद उसको इस दर्द से छुटकारा मिल गया था क्योंकि अब उसकी हार्ट बीट रुक चुकी थी। लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मरने नहीं दिया।
डॉक्टर्स ने उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया, वो भी एक नहीं 3 बार। और इलेक्ट्रिक शॉक के बाद अब उसका दिल फिर से धड़कने लगा, पर अब वो और भी ज्यादा दर्द में था क्योंकि जो ऑर्गन्स उसके पहले काम कर रहे थे अब वो भी फेल होने लगे। पूरे 81 दिन बाद डॉक्टर्स ने अब हिसाची आउची की फैमिली से परमिशन मांगी। उन्होंने बताया कि अब हिसाची आउची को बचाना बिल्कुल नामुमकिन है। हिसाची आउची की फैमिली ने बोला कि बस अब उसे शांति दे दो। डॉक्टर्स ने डिसाइड किया अगर इस बार उसकी हार्ट बीट रुकी तो उसको जिंदा नहीं किया जाएगा। और बस फिर कुछ दिन बाद हिसाची आउची ने अपनी आखिरी सांस ली। ये फोटो जो तुम देख रहे हो ये उसके आखिरी दिनों की फोटो है। उसके शरीर से सारा फ्लूइड और स्किन बाहर निकल चुकी थी, लेकिन फिर भी वो जिंदा था, सिर्फ दर्द से तड़पते हुए। 2 दिन बाद उसे इस दुनिया से और इस नर्क से छुटकारा मिल ही गया। हिसाची आउची अब नहीं रहा। तो ये सब कुछ सुनने के बाद अब तुम लोग अंदाजा लगा ही सकते हो कि रेडिएशन इंसान के साथ क्या क्या कर सकती है। ये कोई मार्वल मूवी नहीं है जहाँ पर रेडिएशन से हल्क बन जाते हैं। असली दुनिया में रेडिएशन इंसान को अंदर से तोड़ देती है। जो न्यूक्लियर वेपन्स हम लोगों ने बनाए हैं उनका रेडिएशन लेवल हिसाची आउची के एक्सपोजर से हजारों गुना ज्यादा है। तो जरा सोच कर देखिए अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स कभी यूज किए गए तो इस दुनिया का क्या हाल होने वाला है। तो कैसी लगी आज की आपको ये वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रैम्स ऑफ रियलिटी सब्सक्राइब करना फ्री है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।